फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुजी's कृपा सिनेमाइस अकेडमी। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट आपकी जनरल स्टडीज़ के पिलर की इंडियन पॉलिटी की, लेकिन उससे रिलेटेड हम थोड़े एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करेंगे कि ऐसे कौन से करंट इवेंट्स जो हैं इस मॉड्यूल से रिलेटेड जो है न्यूज़ में रहे हैं, जिससे प्रोबेबिलिटी जो है ऑफ कमिंग क्वेश्चन स्पेशली प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो बढ़ जाती है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कोऑपरेटिव फॉल्स अंडर द इन द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द शेड्यूल, राइट। तो ये पार्ट आप हमारे दैट इज द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। सेकेंड यहाँ पर स्टेटमेंट कह रहा है या इस तरह इसमें द वर्ड कोऑपरेटिव वाज एडेड आफ्टर यूनियंस एंड एसोसिएशन इन आर्टिकल 19, राइट, ठीक है। तो ये पार्ट यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट कह रही है आर्टिकल 43B वाज एडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वाया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। एंड लेट्स सी एग्जामिनर हमसे पूछ क्या रहे हैं, एग्जामिनर पूछ रहे हैं विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो वापस जाते हैं इन स्टेटमेंट्स में। कोऑपरेटिव वर्ड जो है वो कौन सी लिस्ट का जो है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि रिसेंटली जो है जब मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव वाज फॉर्म तो स्टेट्स की सेंटर से यही कंप्लेंट रही है, क्योंकि जो कोऑपरेटिव वर्ड है वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो गई। सेकेंड पार्ट की ये कोऑपरेटिव वर्ड जो है ये हमारा आर्टिकल 19 और पार्ट के अंदर आता है, दैट इज करेक्ट। बट आर्टिकल 43 वॉज एडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, दैट इज ओके, बट इट वॉज नॉट added through 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो जब हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और कोऑपरेटिव का चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ हम ये पढ़ते हैं कि इट वाज एडेड थ्रू 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट हो गई, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो देखते हैं अब यहाँ पर हमारे पास जो है इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो करेक्ट आंसर इज बी, बिकॉज ये 97th अमेंडमेंट है, दिस इज ओके। आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 43 इज ऑल्सो ओके, but this is the article entry of the state list, not the concurrent list, right? Okay. Second question देखते हैं। Consider the following statements with respect to right to be forgotten, right? So examiner is asking you, Menka Gandhi versus Union of India, Supreme Court recognized this right to be forgotten as part of the right to life under Article 21. And right to be forgotten का मतलब it is a right to have publicly available personal information, but it can be removed from the internet. अब देखते हैं एग्जामिनर पूछ क्या रहे हैं हमसे, which of the following statement is incorrect। So यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है, वापस देखते हैं क्वेश्चंस में इनकरेक्ट क्या है। ये बात तो करेक्ट है, इसका मीनिंग कि ये जो राइट है इट इज़ अ राइट टू हैव कि हम इंटरनेट से अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो रिमूव हो जाए। लेकिन ये कहना कि ये मेनका गांधी जजमेंट में था, ये नहीं है, क्योंकि ये जजमेंट हमारी कौन सी थी, पुट्टुस्वामी जजमेंट थी। तो इसका मतलब आपके पास हमारे पास सिर्फ ये जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है दैट इज़ 1, 2 इज़ करेक्ट। तो देखते हैं आंसर इज ए, बिकॉज इट इज़ अ लैंडमार्क केस ऑफ केएस पुट्टुस्वामी जजमेंट। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको राइट को जो है रिकॉग्नाइज किया था, जो आर्टिकल 21 का स्कोप एनहांस हो गया था, दैट इज राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21, एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ द राइट। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन देखिए। विद रेफरेंस टू फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट रूल्स के अंडर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कि जो हमारे पास FCRA का रूल है इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो ये देखना पड़ेगा, जब हम NGO सेक्टर को प्रिपेयर करते हैं तब हम देखते हैं कि फॉरेन फंडिंग के लिए जो है हमारे पास यहाँ पर एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, लेकिन ये जो डेजिग्नेटेड जो हमारे पास ये अकाउंट्स बनते हैं इट इज़ इन द ब्रांचेज ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई विल रिसीव द फंड्स। तो देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने सितंबर 2020 में रूल्स को चेंज करके क्या कहा था कि 1 अप्रैल 2021 के बाद NGOs के जो फॉरेन फंड्स जो रिसीव होंगे वो सिर्फ और सिर्फ जो है SBI बैंक दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के न्यू दिल्ली ब्रांचेस में रिसीव होंगे। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमारे पास इनकरेक्ट हो गई। देखते हैं एग्जामिनर हमसे क्या पूछ रहे हैं, दैट विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। और यहाँ पर करेक्शन में ये स्टेटमेंट भी हमारे पास इनकरेक्ट हो गई कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, बिकॉज एक्चुअली इसकी मिनिस्ट्री होम अफेयर्स है। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए दैट नीदर ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो करेक्ट आंसर इज डी, बिकॉज आपकी जो फॉरेन जो आपकी चेंज की रेगुलेशंस है दिस इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और हमारे पास जो है ये गवर्नमेंट के रूल्स जो हैं सितंबर 2020 में चेंज हुए, 1 अप्रैल 2021 ऑनवर्ड्स जो हैं ये यहाँ के जो अकाउंट्स हैं वो सिर्फ SBI न्यू दिल्ली के ब्रांचेस में ही फंड्स रिसीव हो सकते हैं। ओके, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स,
पार्लियामेंट्री कमेटीज़ जो हैं, जो हमें पता है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती है, दे ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम आर्टिकल 105 पार्लियामेंट, यूनियन पार्लियामेंट में हम ये पढ़ते हैं। और पार्लियामेंट इज़ बाउंड बाय द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमेटीज़। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि कमेटीज़ तो एडवाइजरीज होती हैं, उनकी जो एडवाइस है वो पार्लियामेंट पर जो है वो बाइंडिंग नहीं होती है। टेन्योर ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी इज़ 5 years। हम पार्लियामेंट्री कमेटीज़ जब पढ़ते हैं तो रिवाइज करते हैं, उसमें हम बात करते हैं स्टैंडिंग कमेटी, एडॉक कमेटीज़ हैं। स्टैंडिंग कमेटी का टेन्योर जो है वो 1 year का होता है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गई। अब देखते हैं एग्जामिनर पूछ क्या रहे हैं हमसे। एग्जामिनर पूछ रहे हैं विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, तो इसके अकॉर्डिंगली ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो देखते हैं आंसर ए है, क्योंकि आर्टिकल 105 क्या बात करता है, पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एज वेल एज द मेंबर्स ऑफ द कमेटी। एंड यस वी नो पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड बाय द रिकमेंडेशंस। और हम इन कमेटीज़ का जो टेन्योर है वो 1 year का होता है। इसमें आप प्लीज़ इवन फाइनेंशियल कमेटीज़ भी रिवाइज के लिए कीजिएगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बात है, एस्टिमेट कमेटी की बात है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कमेटी की बात है। लेकिन राज्यसभा के पैनल ने ऑलरेडी रिकमेंडेशंस हमें दी हुई हैं कि टेन्योर शुड बी एनहांस्ड टू 2 years so that there is more continuity and there is more stability, but ये भी recommendations ही है। All right, so हमारा last question क्या कह रहा है, president is elected by electoral college, so that means क्योंकि new president के elections हुए हैं, we have got a new president of India, so as a result वो पूछ रहे हैं आपसे electoral college में कौन कौन होता है। elected, this is term is important here, elected members of parliament, that is MPs of both houses of parliament, that means लोक सभा और राज्यसभा के दोनों members यहाँ पर हैं। MLAs of states and Delhi and पुडुचेरी, ये बेसिकली यहाँ पर ये पार्ट यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं कि ये इलेक्टेड MLAs की यहाँ पर बात करें, इलेक्टेड MLAs ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, तो ये भी इलेक्टोरल कॉलेज में इन्वाइटेड होते हैं। इवन ये भी आपके जो है स्टेट के इलेक्टेड MLAs और दिल्ली और पुडुचेरी, बिकॉज यहाँ पर इनके पास पार्शियल स्टेटहुड का स्टेटस है, तो ये भी होते हैं। बट नॉमिनेटेड मेंबर्स जो पार्लियामेंट के होते हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। तो हु ऑल आर देयर, सो वी हैव 1 and 2। तो देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर इज सी, बिकॉज इनके इलेक्शंस में हमारे पास इलेक्टोरल कॉलेज में इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज एज वेल एज इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबलीज, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए, कंटिन्यू प्रिपेयरिंग विद योर स्टडीज़। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।